हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट PYQ एक्सप्रेस में आज हम कंटिन्यू करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। लास्ट सेशन में हमने इस चैप्टर का मेजर पार्ट कवर कर लिया था एंड मैंने आपको पूरा चैप्टर का एक वन शॉट भी दिया था कि किस तरह से बायोमॉलिक्यूल्स यानी वो मॉलिक्यूल्स जो हमारी लाइफ के लिए, जो सेल को बनाते हैं, लाइफ के लिए एसेंशियल हैं, उन्हें आपको एक एक करके समझना होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं, उन सभी के बारे में मैंने आपको समझाया एंड हमने सारे PYQs भी किए थे। ठीक है, दो टॉपिक्स हमारे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, दो टॉपिक्स हमारे इसमें रह गए हैं। दैट इज, कौन से दो टॉपिक्स रह गए हैं बच्चों? एक तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मैंने आपको कहा था कि प्लीज़ आप पढ़ के आना जिससे आपको ये टॉपिक थोड़ा सा आसान लगेगा रिवाइज करने में। एंड दूसरा, इस चैप्टर का सबसे लॉन्ग और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक, दैट इज एंजाइम्स। ठीक है, तो आज के सेशन में विल कंप्लीट दिस चैप्टर विद दीज टू टॉपिक्स। NCERT में अगर हम जाएं तो मैंने लास्ट, वैसे मैं आपको हर सेशन में साथ साथ में रिवीजन देती जाती हूँ, तो हमने जो बायोमॉलिक्यूल्स का स्टार्टिंग पार्ट है बच्चों, ये पूरा रिवाइज कर लिया था ना। मुझे लगा कि एक दो चीज़ें थी जो बताने से रह गई थी, तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये एक टेबल जो है जिसमें कि आपको, नहीं ये नहीं, सॉरी, आगे आपको एक टेबल दे रखी है बच्चों, इसमें ये सब तो मैंने आपको बता दिया था, यस है ना। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमने कर ही लिया था, यस दिस वन। ये जो एक टेबल है इसमें आपको ये बता रखा है कि हमारी सेल का एवरेज कंपोजिशन क्या होता है, किसी भी सेल का, नॉट हमारी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल का एवरेज कंपोजिशन क्या रहता है। बाई चांस आपसे नीट में पूछ ले तो यू मस्ट नो कि अगर हम देखें तो यू नो कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो तो हमारी बॉडी में या किसी भी सेल में वाटर का होता है, दैट इज 70 to 90%, थोड़ा बहुत वेरी करता है, ठीक है, 70 to 90% के बीच में। एंड अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, जो हमारे 4 मैक्रोमॉलिक्यूल हैं बच्चों, तो इसे आप बहुत सिंपल सी ट्रिक से याद रख सकते हो, दैट इज पेंसिल। ठीक है, दैट इज पेंसिल, PNCL, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ठीक, तो प्रोटीन्स का परसेंटेज है 10 से 15%, देन न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं 5 से 7% में, उससे कम है कार्बोहाइड्रेट्स का 3%, और सबसे कम जो परसेंटेज है वो है लिपिड्स का, दैट इज ओनली 2%। ठीक है, इनके अलावा जो हमारे मिनरल्स हैं, आयंस जो हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड वगैरह, वो सिर्फ 1% होते हैं टोटल सेल्यूलर मास के। ठीक है, तो ये एक आपको कंपोजिशन पता होना चाहिए विद परसेंटेज, हो सकता है नीट में आपसे पूछ लिया जाए। डन, ठीक है, चलो अब आते हैं हम, ये सब हमने कर लिया था। प्रोटीन की टेबल मैंने आपको बता दी थी। पॉलीसैकेराइड्स में भी एक पॉइंट था जो बताने से रह गया था कि पॉलीसैकेराइड्स में यहाँ पर आपको ना ग्लाइकोजन का थोड़ा सा स्कीमेटिक डायग्राम दिया है, पूरी ग्लाइकोजन को नहीं दिखाया, बट आपको बताया है कि अगर हम ग्लाइकोजन को इस तरह से देखें तो ग्लाइकोजन में, ये नहीं सॉरी, अगर हम ग्लाइकोजन को इस तरह से एक डायग्राम बनाएं तो ग्लाइकोजन में आपको दोनों तरह के एंड्स मिलेंगे, रिड्यूसिंग भी होगा, नॉन रिड्यूसिंग भी होगा। तो इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो राइट एंड है ना इसका, R फॉर राइट, R फॉर रिड्यूसिंग, ये जो राइट एंड है, अगर इसमें आप देखेंगे तो ये रिड्यूसिंग एंड है, ये जिसके कांटेक्ट में आएगा उसका रिडक्शन कर सकता है, सो इट इज द रिड्यूसिंग ग्रुप, सो दिस इज द रिड्यूसिंग एंड। जबकि इस पूरी चेन के बीच बीच में जहां से ये चेन्स निकली हुई हैं, ये वाला पार्ट आप देखेंगे जिसको इन्होंने लेफ्ट एंड बोला है, तो लेफ्ट एंड जो है वो यहाँ पर नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, अब ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है कि क्यों ये रिड्यूसिंग है, क्यों ये नॉन रिड्यूसिंग है, उन सब की डिटेल में हमें नहीं जाना। हमें सिर्फ अगर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोजन में कौन सा एंड रिड्यूसिंग है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है, तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखो ग्लाइकोजन में राइट इज रिड्यूसिंग, लेफ्ट एंड इज नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, ये लेफ्ट एंड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में प्लीज़ यहाँ से मत पढ़ना, जेनेटिक्स में आप जो पढ़ते हो उसका बहुत जरा सा यहाँ पर दे रखा है, तो जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती हैं हमको। अब आते हैं हम जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पर देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2023 में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पर क्वेश्चन था, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में। लास्ट सेशन में मैंने आपको ये तो बता दिया था कि प्रोटीन जो है वो लॉन्ग पॉलीमर्स होते हैं, हमेशा हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं, क्योंकि हर अमीनो एसिड, ऐसा कभी भी नहीं होता कि एलेनिन ही बार बार रिपीट हो रहा हो या ग्लाइसिन ही बार बार रिपीट हो रहा हो। अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स रिपीट हो सकते हैं, बट अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स प्रोटीन चेन को बनाते हैं। ठीक है, जब भी अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड, इसलिए आप प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। अमीनो एसिड्स कई तरह के होते हैं, वो सब हमने चीज़ें पढ़ ली थी। अब हम एक्चुअली में प्रोटीन चेन की बात कर रहे हैं कि जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं
तो वो किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो सबसे पहला सबसे सिंपल टाइप का स्ट्रक्चर है बच्चों प्राइमरी स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड जुड़ते गए और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता गया, सिंपली एक लीनियर चेन जो बनकर तैयार होगी वो होगा प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ज़्यादातर प्रोटीन्स जो आप हमारी बॉडी में देखते हैं ना वो या तो सेकेंडरी फॉर्म में होते हैं या टर्शरी फॉर्म में होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो हमें सिर्फ कंपोजिशन बताता है कि यार ये अमीनो एसिड इस सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं, सो दैट इज प्राइमरी। बट अगर इसको फंक्शनल फॉर्म में आना है तो या तो इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है या टर्शरी। सेकेंडरी टर्शरी का क्या मतलब है कि प्राइमरी चेन में मैं कुछ मॉडिफिकेशंस कर दूं, जैसे उसे हेलिक्स की फॉर्म में मोड़ दूं और उनके बीच में कुछ बॉन्ड्स बना दूं, या उसे प्लेटेड शीट्स की फॉर्म में मॉडिफाई कर दिया जाए और अगेन उनके बीच में कुछ बॉन्ड्स बना दिए जाएं। तो इस तरह के मॉडिफिकेशन को कहते हैं सेकेंडरी। यानी आप समझ रहे हैं जो प्राइमरी चेन है वही मॉडिफाई होके या तो अल्फा हेलिक्स बनाएगी या तो बीटा शीट बनाएगी। ऐसा नहीं है दोनों बन जाएंगे, ईदर इट विल फॉर्म दिस और दिस। तो इन दोनों को ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इनमें कुछ नए बॉन्ड्स भी बनते हैं। भाई यहाँ तो आपको हमेशा सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा, बट सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। अब टर्शरी स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना, कि या तो अल्फा हेलिक्स या तो बीटा शीट जो भी है, दोनों एक जैसे ऊन का गोला नहीं होता वुलन बॉल की तरह ये आप एक दूसरे के ऊपर लिपट जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि टर्शरी स्ट्रक्चर कहाँ गया वो पॉइंट, इट्स लाइक अ वुलन बॉल। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। Other regions, secondary structure, the long protein the long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball. But यहाँ पे जो woolen ball बन रही है वो बीच में से hollow है, ठीक है, hollow woolen ball giving rise to the tertiary structure. And very very important line कि जो 3D ये जो tertiary structure है, it gives us a 3D view of a protein and this structure is absolutely necessary for the many biological activity of proteins. जैसे आप एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं, ज़्यादातर एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो बच्चों टर्शरी स्ट्रक्चर में ही फंक्शनल होते हैं। जैसे आप पढ़ते हो ना एंजाइम्स में एक एक्टिव साइट होती है, पॉकेट होती है जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट जुड़ता है। तो ये जो पॉकेट्स बनती हैं या हार्मोन्स अपने रिसेप्टर से जुड़ते हैं, ये जो स्पेशलिटीज़ इनमें आती है ना, ये टर्शरी स्ट्रक्चर की वजह से आती है। तो ध्यान रखना हमारी बॉडी में ज़्यादातर जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो तो सेकेंडरी फॉर्म में है, बट जो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में है। ठीक है, क्वाटरनरी एकदम अलग तरह का है बच्चों, ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक तो प्रोटीन्स जनरली आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो बहुत कॉमनली मिल जाएगा, बट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमेशा नहीं होता, बल्कि क्वाटरनरी प्रोटीन्स आप तब कहते हैं जब, ध्यान से सुनना, एक चीज़ समझना कि यहाँ तक तो क्या हो रहा था, एक ही चेन में मॉडिफिकेशंस हो रहे थे। एक सिंगल चेन थी, कितनी भी लंबी हो सकती है, वो या तो अल्फा हेलिक्स बनाएगी या बीटा शीट बनाएगी, फिर इन दोनों में से कोई भी वुलन बॉल बनाएगा, बट चेन एक ही है, एक से ज़्यादा चेन नहीं है। बट क्वाटरनरी प्रोटीन्स आप तब कहते हैं बच्चों व्हेन देयर इज मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स। कभी भी एक अकेली चेन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं बनाती। क्वाटरनरी प्रोटीन्स आप उन प्रोटीन्स को कहते हैं जिनमें मोर देन वन टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, यानी अमीनो एसिड्स की एक चेन, अमीनो एसिड्स की दूसरी चेन, उन्होंने सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर बनाया और फिर वो आपस में एक दूसरे से जुड़ गई। तो ये जो दो अलग अलग तरह की चेन या दो से ज़्यादा 3 या 4 चेन्स टर्शरी स्ट्रक्चर में पहुंचने के बाद एक दूसरे से जुड़ रही हैं, तब आप इसे कहेंगे क्वाटरनरी प्रोटीन। यानी क्वाटरनरी की शर्त क्या है, क्वाटरनरी की कंडीशन क्या है, व्हेन मोर देन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स देन इट इज कॉल्ड क्वाटरनरी चेन। इसके दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं क्वाटरनरी के। एक तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आप सब पढ़ते हो कि इसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती है। ठीक है, यहाँ पे कई बच्चे ये सोचते हैं कि अच्छा मैम 4 चेन है इसलिए क्वाटरनरी कह रहे हैं। नहीं, क्वाटरनरी का मतलब 4 होता है, बट ये 4th लेवल है इसलिए क्वाटरनरी कह रहे हैं। जरूरी नहीं है 4 चेन हो, मोर देन वन। जैसे अगर मैं इंसुलिन की बात करूं तो एक मैच्योर इंसुलिन में 2 ही चेन होती हैं, ए चेन और बी चेन। अगर किसी को बायोटेक्नोलॉजी याद है तो वहाँ पढ़ा है ना आपने, प्रो इंसुलिन में एक सी चेन और होती है ना। और अगर मैच्योर इंसुलिन है तो सी को हटा दो, ए और बी। तो मोर देन वन चेन है, जरूरी नहीं है वो 4 हो, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। ठीक है, सो क्वाटरनरी प्रोटीन्स आपको समझ में आ गई क्या होती है, इनके एग्जांपल्स ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नाउ तो ये जो चारों तरह के स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और, टर्शरी स्ट्रक्चर्स जब बनते हैं बच्चों तो वहाँ पर
अगेन दोबारा से नए हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। यहाँ तो बनते ही हैं सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बट टर्शरी में कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, उसको वुलन बॉल की फॉर्म में पैक्ड रखने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं। कई जगह डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनते हैं, जैसे आपको ध्यान हो तो इंसुलिन के स्ट्रक्चर में भी आप देखते हो ना डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो वो दो अलग अलग चेन्स को जोड़ते भी हैं और एक ही चेन में इंटरनल डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी बनते हैं, ठीक है। और कई बार वॉन्डर वॉल बॉन्ड्स भी बनते हैं। बहुत तरह के अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स टर्शरी स्ट्रक्चर में आपको दिखेंगे, ठीक, डन। अब आप देखो क्या क्वेश्चंस हमारे पास हैं। 2023 में पूछा गया, अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, simple line, the left end represented by first amino acid that is C terminal and right end by N terminal। इसका क्या मतलब है ये भी समझ लो कि जब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल उठ के क्वेश्चन आया, बहुत आसान है। तो जब भी हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे भी एक अमीनो एसिड होगा, लास्ट में भी एक अमीनो एसिड होगा, ठीक है। ये लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है, बट ऑब्वियस, ठीक है। तो अगर मैं सबसे राइट मोस्ट अमीनो एसिड को देखूं, ठीक है, तो सबसे राइट मोस्ट अमीनो एसिड को अगर मैं देखूं तो मैं हमेशा तुम्हें कहती हूँ अमीनो एसिड, आप ऐसे ही लिखा करो, पहले अमीनो फिर एसिड, ठीक है, उससे आपको ये चीज़ याद रहेगी। ये मान लो कोई आर ग्रुप हो गया और ये एच है, ऊपर एच कर दो नीचे आर कर दो, दैट डजेंट मैटर। ऐसे ही लेफ्ट में भी जो अमीनो एसिड है पहले अमीनो लिखना है, इस तरफ एसिड लिखना है आपको, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है कि जो सबसे पहला अमीनो एसिड होगा जब दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ेगा तो COH और NH दोनों में से -H2O हट जाएगा और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, फिर बनता जाएगा। अब जो यहाँ पर सेकंड लास्ट अमीनो एसिड होगा उसका COOH इस NH2 के साथ -H2O करेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। यानी कितने भी अमीनो एसिड्स तुम बीच में लगा दो, जो लेफ्ट वाला अमीनो एसिड है लेफ्ट मोस्ट, उसमें ये वाला ग्रुप फ्री रहेगा और जो राइट मोस्ट अमीनो एसिड है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री रहेगा। तो इसको कहते हैं सी टर्मिनल, कार्बोक्सिलिक एसिड फ्री है, और इसको कहते हैं एन टर्मिनल। इसको क्या कहते हैं? एन टर्मिनल। हमेशा ध्यान रखना, अमीनो एसिड, सिंपल सी बात है, अमीनो एसिड जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही फ्री है। अगर हम अमीनो एसिड का नाम लिखते हैं अमीनो एसिड तो लेफ्ट पर अमीनो लिखते हैं तो लेफ्ट वाला एन टर्मिनल होता है, राइट पर एसिड लिखते हैं तो राइट वाला सी टर्मिनल होता है, सिंपल सा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हमें क्या लिख के दिया है, इन्होंने लिखा है कि फर्स्ट अमीनो एसिड जो है वो सी टर्मिनल है, तो ये सही है क्या? ये गलत हो गया। फर्स्ट वाला हमेशा अमीनो यानी एन टर्मिनल होता है, राइट वाला जो है लास्ट अमीनो एसिड जो है वो सी टर्मिनल होता है, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स ऑफ अल्फा एंड 2 ऑफ बीटा, बिल्कुल ठीक है। जो हमारा एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन है, एडल्ट इसलिए लिखा है क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन एंड एडल्ट हीमोग्लोबिन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, चेन अलग अलग टाइप की होती है, बट आपको उस डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, क्लियर है। 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू, सो वी गो विद ऑप्शन 2। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये इसमें कहाँ से आ गया? अच्छा, उड़ीसा, ये इसलिए आ गया बच्चों क्योंकि एनसीईआरटी में ना आप ये जो सेल यूनिट है आपका, उसमें एक बार ये आउट ऑफ एनसीईआरटी तो नहीं कहूँगी मैं इस क्वेश्चन को, हालांकि आप साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ते नहीं हैं, बट फिर भी बाई चांस 2019 में जो उड़ीसा में एग्जाम हुआ था उसमें आप सेल यूनिट में जो शुरू में साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया है वहाँ पे रामचंद्रन का इंट्रोडक्शन है, वहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि रामचंद्रन प्लॉट एक मेथड उन्होंने इनोवेट किया था रामचंद्रन ने टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, ठीक है। जस्ट एक लाइन लिखी हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उठाकर एनसीईआरटी के सारे साइंटिस्ट के वो इंट्रोडक्शन पढ़ने और उन्हें रटने बैठ जाओ, बहुत रेयरली कभी कभार को उस इंट्रोडक्शन में से कोई क्वेश्चन निकल कर आता है, ठीक है, क्लियर। चलिए, हाँ, जिसके 89 क्वेश्चन तैयार है वो 98th क्वेश्चन के लिए ये मेहनत कर सकता है ना। जिसके अभी तैयार ही नहीं है वो प्लीज़ पहले अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करो। ऐसे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, एक क्वेश्चन भी ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, कई सालों में एक क्वेश्चन आता है, तो पॉइंट्स में इसकी पॉइंट 1 में इसकी कोई पॉसिबिलिटी है। विच फॉलोइंग इज द least likely to be involved in stabilizing the 3D folding of most proteins। ये बोल रहा है कि इनमें से वो कौन सा बॉन्ड है जो 3D फोल्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, टर्शरी स्ट्रक्चर में इनमें से कौन सा बॉन्ड आपको नहीं दिखेगा। अब इसको आप कैसे करोगे, देखो, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक एंड एस्टर बॉन्ड्स दिए हैं, ठीक है। अब अगेन थोड़ा सा मैं कहूँगी आउट ऑफ एनसीईआरटी है ये क्वेश्चन,
क्योंकि आपकी बुक में ये तो दिया है कि 3D स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, वुलन बॉल की तरह बनता है, बट 2 ही बॉन्ड्स के नाम बता रखे हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसीलिए मैं जनरली पढ़ाते वक्त बच्चों को ये चीज़ बता देती हूँ कि बच्चों आप ये चीज़ एडिशनली ध्यान रखना कि टर्शरी प्रोटीन्स बनते वक्त कई तरह के बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे अभी भी मैंने बोला वॉन्डर वॉल बॉन्ड्स बन जाते हैं, कई इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स बन जाते हैं, इवन हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी यहाँ पर अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं। डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस इतना सा कहूंगी कि इन सारे ऑप्शंस में ये सारे बॉन्ड्स पॉसिबल हैं टर्शरी स्ट्रक्चर में, बट एस्टर बॉन्ड जैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं बनता। एस्टर बॉन्ड हम पढ़ते हैं जब फैटी एसिड ग्लिसरॉल से जुड़ता है, स्टेरिफिकेशन जो होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एस्टर बॉन्ड। बट प्लीज ऐसे क्वेश्चन देखकर आप ये मत सोचना कि यार हमें बहुत सारी एडिशनल चीजें पढ़नी है। आप देख रहे हैं कि कोई 5-6 साल में एक बार ऐसा हो रहा है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो वही मैंने जो आपको कहा कि अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपके 89 के 89 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बस एक क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाता है कि आपको बाहर से आ रहा है वो, तब आप उस बाहर के क्वेश्चन के लिए मेहनत करेंगे। अगेन उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वी नेवर नो कि कहाँ से क्या पूछ लिया जाए, बट बहुत रेयर चांसेस हैं कि बाहर से कोई क्वेश्चन आए, ठीक है। तो प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चंस बस देखकर, हाँ ठीक है ये चीज़ अगर रिपीट हो रही है तो गलत नहीं होनी चाहिए, सो वी कैन नोट इट इन द एनसीईआरटी, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा में नहीं जाना, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2013 कर्नाटका नीट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मुझे याद आ रहा है कुछ गड़बड़ थी बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी। हाँ देखो, इस क्वेश्चन में क्या था ना, ये कर्नाटका में जो नीट 2013 में नीट हुआ था उसका क्वेश्चन है, द फिगर शोज अ हाइपोथेटिकल टेट्रापेप्टाइड। इन्होंने एक टेट्रापेप्टाइड बना दिया, यानी 4 अमीनो एसिड्स को जोड़कर एक प्रोटीन चेन बना दी है हाइपोथेटिकल, और ये कह रहा है कि इसमें 4 अमीनो एसिड्स हैं A, B, C एंड D, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब देखो आप ये क्वेश्चन मैं अगेन कहूंगी कि आप लोग, क्योंकि अमीनो, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है बिल्कुल ये क्वेश्चन भी, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं और उसके बेसिस पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या सही है क्या गलत, ठीक। तो पहले तो आप देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि डी एक एसिडिक अमीनो एसिड है, दैट इज ग्लूटामिक एसिड। तो अगर आप डी को देखेंगे तो ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अमीनो ग्रुप, यहाँ पर OH और होना चाहिए था, तब जाके ये CO, अच्छा वो आगे के होंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको एक R ग्रुप दिखा रखा है। अब हमें क्या पता, हमने नहीं पढ़ा ना, एनसीईआरटी में दिया है कि ग्लूटामिक एसिड में क्या R ग्रुप होता है, बट आप गूगल पे चेक करेंगे तो ग्लूटामिक एसिड में R ग्रुप ये नहीं होता, दिस इज रॉन्ग वन। तो इसलिए ये ऑप्शन है गलत, डी अमीनो एसिड है बट ग्लूटामिक एसिड नहीं है, ठीक है। सी को कहा है कि और देखो ऑप्शंस भी ऐसे सेट करे हुए हैं कि एकदम लगे कि हाँ यार ये आंसर सही है। सी को एक एरोमेटिक अमीनो एसिड कहा है, सी में आपको ये अल्फा कार्बन पे यहाँ पे एक एरोमेटिक ग्रुप दिख रहा है, तो हमें लगेगा हाँ यार एरोमेटिक अमीनो एसिड तो हो सकता है, बट ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, ये ट्रिप्टोफेन का नहीं है, ये टायरोसिन का है। ये जस्ट मैं अपनी थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैंने इस क्वेश्चन के लिए ली बस, अदरवाइज हम नहीं पढ़ाते, कभी भी नहीं पढ़ाते। इतने सारे अमीनो एसिड्स का फॉर्मूला कहाँ याद करने बैठोगे आप, तो ये टायरोसिन का फॉर्मूला है ना कि ट्रिप्टोफेन का, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। A इज द सी टर्मिनल, ये कह रहा है कि ये सी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल, अभी भी सिखाया, ये एन टर्मिनल होता है, ये सी टर्मिनल होता है, तो ये तो वैसे ही गलत है। एंड A इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तुम खुद देखो इसमें तुम्हें कहीं सल्फर दिख रहा है, बल्कि ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे CH2OH यानी सेरीन जो अमीनो एसिड है उसका नाम है। सल्फर हमें दिख रहा है वो B वाले में दिख रहा है ना कि A में, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ही रॉन्ग आया था। एक तो था टिपिकल क्वेश्चन था, पता नहीं बच्चों का कितना टाइम वेस्ट हुआ होगा दिमाग लगाने में, और ऊपर से क्वेश्चन ही गलत निकला क्योंकि इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं था, ओके। तो इस तरह का क्वेश्चन बाई चांस अगर आता है जिसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो फिर किसी ने टिक किया हो नहीं किया हो, सब बच्चों को बोनस मिलता है, ठीक है, क्लियर। अगेन कहूंगी कि सारे अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर पढ़ने मत बैठ जाना, 0.0000001% पॉसिबिलिटी भी नहीं है इस तरह का क्वेश्चन रिपीट होने की, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये हुआ हमारा ये हुए हमारे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो अब तक पूछे गए हैं। रिवाइज मैंने तुम्हें कराई दिया है, अब हम आते हैं सीधा एंजाइम पर। हाँ, अब यहाँ पर जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है वो देखेंगे कि इस टॉपिक के बाद 3-4 थ्योरेटिकल से टॉपिक दे रखे हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं बच्चों, उन पे आपको नहीं जाना। मैंने ये सिर्फ नेचर ऑफ बॉन्ड वाला टॉपिक इसलिए उठाया है क्योंकि इसमें ना वो सारी चीज़ें बताई गई हैं जो मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, कि यहाँ से तुम ऐसे देख पाओगे कि अच्छा किसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है ना। तो इसलिए मैंने ये वाले क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे लाइपेज, तो लाइपेज, अब यहाँ पे अच्छा यहाँ पे आपको एंजाइम और बॉन्ड का नाम दिया है, तो तुम खुद बताओ लाइपेज क्या होता है, जो लिपिड्स को तोड़ता है। तो लिपिड्स में कौन सा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड, यानी लाइपेज किस पर अटैक करेगा, एस्टर बॉन्ड पे। किसको तोड़ेगा, एस्टर बॉन्ड को। न्यूक्लियेज न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ता है, एंड यू नो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। देन प्रोटीएज प्रोटीन्स को तोड़ता है, तो प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड। और अमाइलेज
जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है वो तोड़ेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स को, क्योंकि जब शुगर्स आपस में जुड़ती हैं तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, तो जस्ट बस आप अपनी एनसीईआरटी में इतना सा नोट कर लेंगे कि कौन सा पॉलीमर बनते वक्त कौन सा बॉन्ड बनता है। प्रोटीन्स में होता है पेप्टाइड बॉन्ड, एक छोटी सी टेबल बना लेना। लिपिड्स में पॉलीमर नहीं बनते, बट जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जुड़ते हैं तो एस्टर बॉन्ड बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स बनते हैं। एंड न्यूक्लियोटाइड्स में जब मतलब डीएनए आरएनए में न्यूक्लिक एसिड में जब न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसको आउट ऑफ एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं बोलेंगे। डन। देन यहाँ पर आपको मैच द कॉलम दिया है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। प्रोटीन में कोई मैं इनमें से किससे मैच करूँ, देखो वही सेम पेप्टाइड बॉन्ड से मैच कर दूँ। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपको कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। न्यूक्लिक एसिड्स में आपको अगेन वही डायस्टर बॉन्ड मिलेगा, और पॉलीसैकेराइड्स यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आपको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स मिलेंगे। ठीक है, सेम तरह का क्वेश्चन दोबारा करने से रिवीजन हो जाता है और ब्रेन में वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बन जाते हैं और हम भूलते नहीं है। यही फायदा है कि बार बार क्वेश्चंस करें। बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम बायो में सेम ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, क्या फ़ायदा करने का, तो करो ना। नहीं करने से अच्छा है तो करो। अगर तुम्हारे पास और कोई सोर्स ऑफ क्वेश्चन है तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं है तो सेम क्वेश्चंस को दोबारा करो। जितनी बार करोगे, बायो ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, समझने के बाद उसको रिटेन करना बहुत ज़रूरी है। इतनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इतने एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप एक बार पढ़ के छोड़ दोगे तो आप रिटेन नहीं कर पाओगे, आप भूल जाओगे उसको समय के साथ। तो बार बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो, और ब्रेन में स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाओ उसके। ठीक है, सो ए का फोर्थ है यहाँ पर, दो ऑप्शंस में है, क्यू का फर्स्ट ये रहा, सो ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपको कार्बोहाइड्रेट में मिलेगा, इनमें से कार्बोहाइड्रेट कौन है, तो सारे ही कार्बोहाइड्रेट हैं, तो हम पेप्टाइड बॉन्ड ढूंढ लेते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड आपको प्रोटीन में मिलेगा। प्रोटीन कौन है इनमें से, जरा देखना, कोलेस्ट्रॉल नहीं, ट्रिप्सिन यस, एंजाइम है ट्रिप्सिन तो प्रोटीन है। लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है, इंसुलिन हार्मोन है। अच्छा, इंसुलिन हार्मोन है बच्चों, तो ये तो गड़बड़ हो गया काम। तो फिर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही हार्मोन हैं। अब क्या करें हम, अब हमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ढूंढना पड़ेगा। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के लिए क्या करें भाई, ग्लिसरॉल दे रखा है। अच्छा देखो, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते। ग्लिसरॉल को ग्लाइकोजन पढ़ रही हूँ मैं, ग्लिसरॉल ग्लाइकोजन थोड़ी ना है, ग्लिसरॉल तो एक लिपिड है, तो ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर हमें एक कार्बोहाइड्रेट चूज करना है ना, ऐसे हो जाती है सिली मिस्टेक। हम दिमाग में पढ़ रहे हैं ग्लिसरॉल, बट दिमाग में चल रहा है ग्लाइकोजन। पर मेरी आदत है हमेशा चारों ऑप्शंस में से बाकी तीन को गलत करके एक सही निकालने की, तो मुझे तुरंत क्लिक कर गया यार इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दिमाग ने सोचा तो आंसर मिल गया। ठीक है, टाइम लेती है ये चीज़, बट प्रैक्टिस करोगे तो इतना अच्छा कमांड हो जाएगा, फिर तुम कम टाइम में भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। ठीक, डन। इन्यूलिन को इंसुलिन तो नहीं पढ़ रहा ना कोई, इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, पढ़ा था हमने लास्ट सेशन में। चलिए, विच बायोमॉलिक्यूल डज हैव अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सिंपल, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आप न्यूक्लिक एसिड्स में पढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स इन अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, दे रखा है न्यूक्लिक एसिड्स इन अ न्यूक्लियोटाइड, उल्टा नहीं लिख दिया। विच बायोमॉलिक्यूल डज हैव अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, न्यूक्लियोटाइड ना न्यूक्लिक एसिड होना चाहिए था ना, कुछ ऐसे लैंग्वेज में मुझे गड़बड़ लग रही है, बट ठीक है, आंसर तो यही होगा क्योंकि बाकी सब दूसरे हैं। ठीक है, पहले मोनोमर लिखना चाहिए, फिर पॉलीमर का नाम लिखना चाहिए। ओके, डन। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट हो गया है कंप्लीट। नाउ अब आते हैं हम सबसे आखिरी टॉपिक पर, बट सबसे लेंदी, सबसे लॉन्ग टॉपिक भी है, दैट इज एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स की सबसे पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यूजुअली कहते हैं कि हमारी बॉडी में ज़्यादातर एंजाइम प्रोटीन है, तो यहाँ लिखा है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। ये ऑलमोस्ट क्यों आया, बिकॉज ऑफ ओनली वन एक्सेप्शन, दैट इज राइबोजाइम। ये अकेला ऐसा एंजाइम है बच्चों, विच इज, नाम से ही पता चल रहा है, राइबो यानी ये एक आरएनए है। सोचो, एक आरएनए का मॉलिक्यूल एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है। यस, उसी को आप कहते हैं राइबोजाइम। और ये कौन सा आरएनए है, ये है 23, ये है 23S आरएनए। पहले भी बताया था मैंने एक चैप्टर में आप लोगों को, 23, अच्छा हाँ, सेल चैप्टर में ही बताया था, आरएनए इन प्रोकैरियोट्स, एंड 23 की जगह 28 कर दो, 28S आरएनए इन यूकैरियोट्स हमारे में। ठीक है, और ये दोनों आरएनए कहाँ मिलते हैं आपको, राइबोसोम के अंदर। तो राइबोसोम जो ट्रांसलेशन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, कहते हैं ना वहाँ पे कोई स्पेशल एंजाइम नहीं चाहिए, राइबोसोम खुद एंजाइम की तरह काम करता है। तो वो राइबोसोम का कौन सा पार्ट है,
याद है सेल चैप्टर में बताया था कि राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स एंड आरआरएनए मॉलिक्यूल्स। तो उनमें से ये वाला आरआरएनए बैक्टीरिया में और ये वाला आरआरएनए हमारे में एक्ट एज एंजाइम, और इसी को कहा जाता है राइबोजाइम। इस राइबोजाइम के अलावा जितने भी एंजाइम्स तुम पढ़ते हो, ट्रिप्सिन, पैप्सिन, डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम, जहाँ भी कहीं एंजाइम पढ़ते हो, दे ऑल आर प्रोटीनेशियस। वो सब प्रोटीन्स के बने हैं, अमीनो एसिड्स की चेन है। ठीक है, डन। एंजाइम्स का काम करने का तरीका बता रखा है वही। एंजाइम्स में एक एक्टिव साइट होती है। जब भी मैं आपको एंजाइम्स का मैकेनिज्म पढ़ाती हूँ तो इस तरह से बनाती हूँ, है ना। ये अगर एक एंजाइम है तो ये इसकी एक्टिव साइट है। इस एक्टिव साइट को पॉकेट भी कहते हैं। इसका जो शेप होता है इट इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट। अगर ये यहाँ पे ट्राइंगुलर ग्रूव है तो इसका सबस्ट्रेट जो है वो भी ट्राइंगुलर होगा। अगर मान लो ये यहाँ पर इस तरह का कोई शेप होता है इसमें, तो इसका सबस्ट्रेट भी फिर इस तरह का होता फिट होने के लिए, है ना। तो इट एक्ट लाइक लॉक एंड की। जैसे हर ताले की एक चाबी होती है, दोनों में ग्रूव एंड उभार वाला जो पैटर्न होता है, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न एंजाइम एंड सबस्ट्रेट में मिलेगा। ये सबस्ट्रेट इससे नहीं जुड़ सकता, ये इससे नहीं जुड़ सकता। हर सबस्ट्रेट अपने ही एंजाइम में फिट होता है, और जैसे ही फिट होता है एंजाइम उस पर काम करना शुरू कर देता है एंड प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, सो व्हाट एंजाइम एक्चुअली डू। एंजाइम ऐसा क्या करते हैं? अगर एंजाइम नहीं हो, अगर एंजाइम नहीं है ना, तो भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में टूटेगा। ऐसा नहीं है कि एंजाइम चाहिए ही चाहिए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, बिल्कुल नहीं। सबस्ट्रेट अपना प्रोडक्ट में बदलेगा चाहे एंजाइम हो चाहे नहीं हो। एंजाइम सिर्फ और सिर्फ उस प्रोसेस की स्पीड को बढ़ा देते हैं। अगर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने में मान लो 1 मिनट लगता है, तो एंजाइम की प्रेजेंस में ये काम हो सकता है 1 सेकंड में हो जाए। 1 मिनट और 1 सेकंड में कितना, ये भी मतलब मैंने बहुत कम बोला है, बहुत कम रेंज बोली है। यूँ समझो कि अगर एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो एंजाइम की प्रेजेंस में वो काम 1 सेकंड में हो जाएगा, 1 सेकंड से भी छोटे समय में हो जाएगा। इतना फास्टन अप कर देते हैं एंजाइम्स रिएक्शन की स्पीड को। जैसे आप केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ते हो ना, बस वही एंजाइम हमारी बॉडी के बायो कैटलिस्ट हैं बच्चों। इसीलिए एंजाइम्स को ध्यान रखना, कहीं भी लिखा आए एंजाइम्स क्या हैं, दे आर कॉल्ड बायो कैटलिस्ट। जो आपके नॉन लिविंग सिस्टम होते हैं केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, वहाँ पे कैटलिस्ट कौन होता है? वहाँ पे कैटलिस्ट होता है आयरन। जैसे आप रिएक्शन के ऊपर नहीं लिख देते पैलेडियम, आयरन, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट, फिर वहाँ पे टेम्परेचर का भी साइन बना देते हो, ऐसे लिख देते हो ना, ये कैटलिस्ट है। या कई जगह पैलेडियम होता है, ये हीट की हीट भी दे दी आपने, कई जगह प्रेशर भी मेंशन कर देते हो, क्योंकि जो आपकी केमिस्ट्री के कैटलिस्ट है ना, वो कोई ना कोई इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। ठीक है, और वो काम करते हैं हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन जो हमारी बॉडी के कैटलिस्ट हैं, बायो कैटलिस्ट यानी हमारे एंजाइम्स, सबसे पहली बात तो वो इनऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि एंजाइम्स और प्रोटीन्स, क्या प्रोटीन्स इनऑर्गेनिक हैं बच्चों? क्या इतना पढ़ने के बाद भी तुम यही सोचोगे? इतना शुरू से बेसिक से पढ़ा रही हूँ। प्रोटीन, ये जो चारों मैक्रोमॉलिक्यूल हैं, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो प्रोटीन ऑर्गेनिक हैं तो हमारे एंजाइम भी ऑर्गेनिक हुए। क्या हमें हाई टेम्परेचर होने पर, फीवर होने पर हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है और बढ़िया और एक्टिवली काम करती है क्या बॉडी? बिल्कुल नहीं। फीवर होने पर हम क्यों इतना लेथार्जिक, इतना थका हुआ, इतना एनर्जी लेस फील करते हैं? क्योंकि फीवर का मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो सेल्स में जो एंजाइम्स हैं वो काम नहीं कर पा रहे, तो रिएक्शंस की स्पीड धीरे हो गई, एटीपी नहीं बन पा रही, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा और हमें लेथार्जिक फील होता है, टायर्ड फील होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेस फील होता है। तो हमारे बॉडी के एंजाइम हाई टेम्परेचर पे नहीं बल्कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं। हर बॉडी का अलग अलग, हर स्पीशीज़ वाइज, जैसे हम कहते हैं ह्यूमंस का 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसी और पाइकिलोथर्म्स है तो उनका अलग है, होम्योथर्म्स का अलग है। तो जो भी एंजाइम जिस टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड है वो उसी टेम्परेचर पर अपना मैक्सिमम देगा। ना कम होना चाहिए टेम्परेचर, ना ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसी पर दे एक्ट एट देयर बेस्ट। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंड बायो कैटलिस्ट। ठीक है, बात समझ में आई क्या? यहाँ पर कोई ऐसे लॉक एंड की मैकेनिज्म नहीं होता, बट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। हाँ, कुछ एंजाइम्स एक्सेप्शन हैं बच्चों, कुछ एंजाइम्स एक्सेप्शन हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे कि याद आया आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो हार्श हैबिटेट में भी रह सकते हैं, थर्मोफाइल्स पढ़ा था, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया।
थर्मोफाइल्स हाई टेम्परेचर पे भी दे परफॉर्म वेरी वेल। 100 डिग्री सेंटीग्रेड उबलते पानी में भी कुछ बैक्टीरिया मिलते हैं और वो बैक्टीरिया होते हैं थर्मोफाइल्स। तो अगर वो 100 डिग्री में रह रहे हैं इसका मतलब उनकी सेल में प्रेजेंट एंजाइम इतने टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं। सो ऐसे एंजाइम्स को थर्मोस्टेबल एंजाइम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्मल स्टेबिलिटी यानी थर्मोस्टेबल एंजाइम। कहाँ मिलेंगे आपको ये? उन ऑर्गेनिजम्स में, ज़्यादातर बैक्टीरिया ही होते हैं जो हॉट वेंट्स में रहते हैं, सल्फर स्प्रिंग्स में रहते हैं। हॉट वेंट एकदम अंदर समुद्रों में नीचे जहाँ पे भी लैंड होता है वहाँ से निकलते हुए ज्वालामुखी टाइप समझ लो तुम। ज्वालामुखी तो लैंड पे होता है बट पानी में भी अंदर ना ऐसे गर्म पानी के एकदम नीचे फव्वारे होते हैं, उन्हें हॉट वेंट्स कहते हैं। ठीक है, उनमें कुछ बैक्टीरिया जब बायोलॉजिस्ट को मिले तो दे वर सरप्राइज कि यार इतने टेम्परेचर पे भी ये सर्वाइव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्मोस्टेबल एंजाइम। किसी को याद आ रहा है बायोटेक में हम टेक पॉलीमरेज पढ़ते हैं, याद आ रहा है कि भूल गए? थर्मस एक्वेटिकस, इट इज़ हाईली थर्मोस्टेबल एंजाइम जिसको हम पीसीआर टेक्निक में यूज़ करते हैं डीनेचुरेशन के टाइम पर। ठीक है, मतलब डीनेचुरेशन के टाइम पे नहीं, सॉरी, मतलब पीसीआर टेक्निक में यूज़ करते हैं डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन, ये जो सारे स्टेप्स चलते हैं उसमें। ठीक, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन ये वाले पार्ट में से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सब केमिकल रिएक्शन के बारे में जो तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो, है ना। ये पढ़ते हैं ना आप लोग कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज होने पर रेट जो डबल हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है बाय हाफ फॉर एवरी 10। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे या कम करेंगे उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन की स्पीड डबल भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि एंजाइम्स रिएक्शन को शुरू नहीं करते, एंजाइम्स रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, फास्टन अप करते हैं। उनके बिना भी रिएक्शन हो सकती है बट अगर हमारी बॉडी में एंजाइम्स नहीं होते ना बच्चों तो हमारी एक एक रिएक्शन को होने में इतने सालों और घंटे, पता नहीं दिन लग जाते कि हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं कि एंजाइम्स आर एसेंशियल फॉर अस। बट येस, एंजाइम के बिना भी रिएक्शन हो सकती है। ओके, जैसे देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने तुम्हें पढ़ाया भी था कि तुम्हें ध्यान है जब हम वो पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वहाँ पर हम CO2 का ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। तो हम कहते हैं आरबीसीज में जब CO2 जाती है तो वो वाटर से जुड़कर कार्बोनिक एसिड बनाती है, फिर कार्बोनिक एसिड टूट जाता है बाइकार्बोनेट आयंस में। याद आ रहा है किसी को कि भूल गए? फिर बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में तो 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कराने में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कराने में भी एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये आरबीसीज में भी है और थोड़ा सा प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एंजाइम देखो क्या करता है, कितना गजब करता है ये, कि अगर ये एंजाइम नहीं है तो 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बनेंगे। 1 घंटे में रिएक्शन 200 मॉलिक्यूल बनाएगी। बट अगर ये एंजाइम प्रेजेंट है तो 1 सेकेंड में, 1 घंटे की जगह सिर्फ 1 सेकेंड रह गया, 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे। यानी इस एंजाइम ने रिएक्शन की स्पीड को 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा दिया। हो सकता है यहीं से डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। 10 मिलियन टाइम है, तो तुम्हें कह रही थी 1 मिनट का 1 सेकेंड, यहाँ तो क्या हो गया, 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल और 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल। कंपैरिजन ही नहीं है कोई, है ना। तो ये है एंजाइम्स की पावर विच इज़ इनक्रेडिबल। ठीक, क्लियर। बस यही सब चीज़ें इसमें बता रखी है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। देन हाँ, ये वही समझाया है कि जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलता है ना तो एंजाइम बेसिकली करते क्या हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। एंजाइम्स क्या करते हैं देखो समझना, जब कोई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलता है तो मान लो हो सकता है 2 सबस्ट्रेट को जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाना है, या हो सकता है एक सबस्ट्रेट को टूट के 2 प्रोडक्ट A + B से C बन सकता है, या A टूट सकता है B + C में। ज़्यादातर रिएक्शंस में ही होता है। फिर ट्रांसफ़र होता है किसी ग्रुप का एक से दूसरे पर। किसी भी तरह की रिएक्शन हो, हर रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ही आप सबस्ट्रेट्स ऐड करते हो तो सबस्ट्रेट धीरे 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 प्रोडक्ट में बदलेगा, पर बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। ठीक है, अब ये जो अगर ये यहाँ पे आपको ना ये ग्राफ में एनर्जी दिखाई है कि सबस्ट्रेट की खुद की एनर्जी ये है मान लो, ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट जो आती है ना वो हमेशा एक हाई एनर्जी स्टेट होती है। जितनी सबस्ट्रेट की एनर्जी है ऑलरेडी उसके पास है, उससे ज़्यादा एनर्जी जब सबस्ट्रेट को मिलेगी तब जाके वो ट्रांजिशन स्टेट में आएगा और धीरे धीरे उस एनर्जी को रिलीज करते करते वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा। ठीक है, ये आपको एक कौन सी रिएक्शन दिखाई है बताओ, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? तुम खुद बताओ, इतना तो तुम खुद पहचान सकते हो। अगर मैं कह रही हूँ कि सबस्ट्रेट की एनर्जी ये थी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम रह गई तो इसका मतलब एनर्जी का लॉस हुआ होगा। अगर एनर्जी का लॉस हुआ है तो मैं इसको कौन सी रिएक्शन बोलूँ बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये पूरा का पूरा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। एंडोथर्मिक का कैसा होता, एंडोथर्मिक का होता कि अगर ये सबस्ट्रेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट
तो यहीं पर प्रोडक्ट बन जाता। ये सबस्ट्रेट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की ज़्यादा, तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो ये एंडोथर्मिक हो जाता। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हमेशा सबस्ट्रेट से हाई रहती है। ठीक, क्लियर। तो अब हमें इससे मतलब नहीं है, चाहे एक्सो हो चाहे एंडो हो, दोनों पे एप्लीकेबल है ये बात। हम तो अभी इसके लिए समझ रहे हैं कि व्हाट एंजाइम्स एक्चुअली डू। समझना, देखो अगर है ना, मतलब पहले सिंपली समझो कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी मिलने पर ही ट्रांजिशन स्टेट आती है। ट्रांजिशन स्टेट आएगी ही आएगी, तब ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जितनी सबस्ट्रेट के पास एनर्जी है, आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। मान लो कोई सबस्ट्रेट है और उसको 10 जूल एनर्जी चाहिए, तब जाके वो ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचेगा। ठीक है, तो 10 जूल एनर्जी जब तक सेल उसे नहीं दे देती, तब तक वो सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट में नहीं जाएगा और तब तक प्रोडक्ट बनने के दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, मान लो मैंने इसे 10 जूल एनर्जी दे दी और सबस्ट्रेट ने ट्रांजिशन स्टेट में आ गया और फिर फटाफट से प्रोडक्ट बना दिया। ये रेड कलर का जो ग्राफ है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले केस में मैंने कोई एंजाइम ऐड नहीं किया था, बट अगर मान लो इसी सेम रिएक्शन में मैंने इसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम डाल दिया, तो ये एंजाइम क्या करेगा बच्चों, जो ट्रांजिशन स्टेट के लिए जो 10 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, उसको सिर्फ 1 जूल मतलब 3 जूल में ही काम चला देगा। मैं इसके कंपैरिजन में बता रही हूँ कि सबस्ट्रेट को सिर्फ 3 जूल एनर्जी मिलते ही उसका काम हो जाएगा, वो ट्रांजिशन स्टेट बना लेगा और फटाफट प्रोडक्ट बना लेगा। तो सेल को तो फायदा हो गया। कहाँ तो सेल को 10 जूल एनर्जी देनी पड़ती, कहाँ सिर्फ 3 जूल एनर्जी में ही काम चल रहा है। ऐसा क्या किया एंजाइम ने? एंजाइम एक जगह प्रोवाइड करता है जहाँ आके सबस्ट्रेट जुड़ जाता है, और जुड़ा वो जो सबस्ट्रेट आके जुड़ता है वो कम एनर्जी, जो एनर्जी उसको चाहिए थी ना कन्वर्ट होने के लिए, वो काम एंजाइम ने कर दिया। एंजाइम वहाँ पर सबस्ट्रेट को, मान लो 2 चीज़ों को जोड़ना है, A+B से C बनाना है, तो एंजाइम ने अपने ऊपर A+B को जोड़ के फटाफट उनमें बॉन्डिंग करवा दी और C बनवा दिया। तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, कम हो गई। या किसी ग्रुप का ट्रांसफ़र करना है तो एंजाइम ने अपने ऊपर एक जगह दे दी उसको काम करने के लिए, और वहाँ पर फटाफट से वो रिएक्शन हो जाएगी। तो एंजाइम रिएक्शन की स्पीड को क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी की नीड को कम करते हैं। ये गड़बड़ कर देते हैं बच्चे इस कॉन्सेप्ट को। एंजाइम रिएक्शन की स्पीड को तो बढ़ाते हैं, बट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। तुम कहोगे मैम व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? सो दिस एनर्जी, सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी है। विदाउट एंजाइम अगर मैं कह रही थी 10 जूल एनर्जी चाहिए, तो विद एंजाइम वो 3 जूल एनर्जी में ही काम हो जाएगा। सो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो तुम मुझे बताओ कि एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया कि बढ़ाया? कम किया। हमेशा ध्यान रखना, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो सबस्ट्रेट को एक्टिवेट होने के लिए चाहिए। तो अगर सबस्ट्रेट 10 जूल में एक्टिवेट होता, उसकी जगह 3 जूल में ही एक्टिवेट हो जाएगा, तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, सेल को भी फायदा हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि एंजाइम्स रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, लेकिन कैसे बढ़ाते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। डन? क्या समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छी तरह से? सो वही चीज़ यहाँ पर आपको पूरी की पूरी समझाई है। ये रहा, दैट इज व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ S फ्रॉम दैट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वही क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। और यही वो एनर्जी है जो इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। ठीक है, डन? ध्यान रहेगी ये चीज़ आप लोगों को कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। गलती से बढ़ा मत देना तुम एक्टिवेशन एनर्जी को, ये सोच के कि हाँ यार एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दो एंजाइम के थ्रू और जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। नहीं, अगर तुम 10 जूल की जगह रिक्वायरमेंट 20 जूल कर दोगे तो और वेट करना पड़ेगा। जब तक सेल 20 जूल एनर्जी बना के नहीं देती तब तक वो रिएक्शन ही नहीं होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो पहचान जाओगे ना। जिसमें लो एनर्जी चाहिए वो विद एंजाइम रिएक्शन है, जिसमें हाई एनर्जी चाहिए वो विदाउट एंजाइम रिएक्शन है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर? ये बताया आपको कि जब भी एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ेगा तो पहले एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, मतलब दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो ES कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चों। आप फर्क देख रहे हो? यहाँ पे E+S है, मतलब ये E अभी जुड़ा नहीं है, और ये S, ठीक है, मतलब जो भी शेप का है। अब जब ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, अब ये जुड़ गए तो दिस इज ES,
दिस इज ई प्लस एस, अलग अलग पड़े हैं, जब जुड़ गए तो ई एस। एंड यहाँ पर मैंने रिवर्सिबल वाला साइन क्यों लगाया है? बिकॉज इट इज रिवर्सिबल स्टेट। ऐसा भी हो सकता है कि सबस्ट्रेट को एंजाइम से अलग कर दो यहाँ तक, बट अगर सबस्ट्रेट चिपके चिपके एक बार प्रोडक्ट में बदल गया, मान लो ये था, अब इसने 2 प्रोडक्ट बना दिए, P1 P2 जो भी प्रोडक्ट बनाए, क्या अब ये वापस इस स्टेट में आ सकता है या इस स्टेट में आ सकता है? नहीं। तो इसके बाद रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड ही बढ़ेगी। अब प्रोडक्ट को भी अपने से सेपरेट कर देगा, एंजाइम अलग हो जाएगा, P1 P2 अलग हो जाएंगे, सो E प्लस P हो गई। अब एंजाइम इज फ्री, ज़्यादा नहीं चाहिए एंजाइम मॉलिक्यूल, थोड़े से एंजाइम अगर सेल में अवेलेबल हैं तो वही बार बार रिएक्शन को स्पीड अप करते रहेंगे, क्योंकि एंजाइम यूज नहीं होता। जैसे कैटलिस्ट पढ़ते हो आप, इट इज़ नॉट यूज्ड इन रिएक्शन, वैसे ही एंजाइम भी इज नॉट यूज्ड इन रिएक्शन। ठीक है, डन। एक बार यहाँ तक के क्वेश्चन देख लें, थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा, देन हम फैक्टर्स और दूसरी बात करेंगे। देखो भाई क्या पूछा है, इनहिबिशन ऑफ, अरे लो पहला ही क्वेश्चन सबसे लास्ट से आ गया। ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है बच्चों। यस, मोस्टली क्वेश्चन इनहिबिटर से आते हैं, बताना पड़ेगा, चलो क्वेश्चन आया है तो। अब एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं समझना। अब ये भी बताया मैंने तुम्हें, टेम्परेचर और पीएच। जैसे मैं कह रही हूँ कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ग्राफ में देख लो, ये पीएच, पहले टेम्परेचर देखो, ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ये एंजाइम की एक्टिविटी दिखाई है वाई एक्सिस पर। ठीक है, यहाँ पर एंजाइम कम एक्टिव है, बढ़ता गया। हाईएस्ट एक्टिविटी कहाँ है एंजाइम की? इस वाले पॉइंट पर, यानी ये वाला जो टेम्परेचर है ये इस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जिस पर ये अपना बेस्ट परफॉर्म करेगा। कम किया टेम्परेचर तो भी रेट डाउन, ज़्यादा किया तुमने तो भी रेट डाउन। ना सेल फ्रीज होनी चाहिए, ना सेल हॉट होनी चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रहेगी तो एंजाइम विल गिव द बेस्ट। सेम कहानी पीएच की है, सेम कहानी पीएच की है। अगर ये ऑप्टिमम पीएच है तो कम भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा। ऐसे मत समझना ये एसिडिक है, न्यूट्रल है, ये अल्कलाइन है। हर एंजाइम की अपनी अपनी पीएच होती है। मान लो ये ट्रिप्सिन एंजाइम होता तो ये पीएच होती 2, तो 2 पे सबसे अच्छा काम करेगा, कम या ज़्यादा होने पर काम नहीं कर पाएगा सही से। ठीक है, सो हर एंजाइम की एक ऑप्टिमम पीएच होती है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। तीसरा फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। अगर एक सेल में मैं तुम्हें कह रही हूँ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलना है, तो सबस्ट्रेट तुम जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे प्रोडक्ट बनने की स्पीड भी बढ़ेगी। यस और नो? तो देखो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन में जैसे जैसे बढ़ा रही हूँ वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रही है ना। बट यहाँ पर तुम एक चेंज देखो कि एक लिमिट तक तो ये बढ़ा, इतनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट तक तो वी मैक्स पहुँच गया, पर अब अगर मैं सबस्ट्रेट को कितना भी बढ़ा दूँ वी मैक्स से ऊपर नहीं जा रही वेलोसिटी, अब और स्पीड नहीं बढ़ा सकता एंजाइम। क्यों? क्योंकि एंजाइम का मतलब, अगर मैं आपको कह रही हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल कि एक सेल में मैंने 10 एंजाइम के मॉलिक्यूल डाले हुए हैं, जस्ट एग्जांपल समझा रही हूँ, 10 मॉलिक्यूल डाले हुए हैं और सबस्ट्रेट जो है वो मैंने एक ही डाला है, तो तुम 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे हो, तो जब तक 10 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के अवेलेबल होंगे तब तक हर नया एंजाइम जुड़ता जाएगा और रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाएगी। अब अगर मान लो मैं 10 से ज़्यादा 11, 12, 13, 14 एक साथ 15 सबस्ट्रेट ऐड कर रही हूँ, तो एक वक्त पे तो 10 एंजाइम ही काम करेंगे ना, क्योंकि 10 से ज़्यादा तो एंजाइम ही नहीं है। तो एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम के लिए ये वाला ग्राफ फॉलो होगा कि जितने भी एंजाइम मॉलिक्यूल्स वहाँ अवेलेबल हैं, शुरू में तो सबस्ट्रेट बढ़ाने पर रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि जो खाली पड़े हैं एंजाइम जिनके पास कोई काम नहीं है वो भी इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। बट एक टाइम के बाद जब सारे एंजाइम ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, फिर भी आप और सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हो तो आप कर लो, जब तक ये फ्री नहीं हो जाते तब तक रिएक्शन और ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है ना। तो दिस इज कॉल्ड वी मैक्स, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इसी ग्राफ में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, केएम माइकलिस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ स्टडीज़ वगैरह की थी और एक माइकलिस कांस्टेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि किसी भी रिएक्शन के लिए माइकलिस कांस्टेंट आपको तब मिलेगा जब आप वी मैक्स बाई 2 अचीव कर लोगे। व्हाट इज दिस? केएम का मतलब, केएम मैंने एक्स एक्सिस पे बना रखा है ना यहाँ पर, क्यों? क्योंकि केएम का मतलब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन जब आपको वी मैक्स बाई 2 अचीव हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कॉन्सेंट्रेशन इसकी हाफ हो, देखो हाफ तो यहाँ आनी चाहिए थी जबकि केएम तो यहीं मिल गया हमको। तो ये अलग अलग इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बच्चों, इसकी बहुत एक डिटेल स्टडी भी होती है, वो सबसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो मैं डिटेल में नहीं जा रही। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना कि मान लो सबस्ट्रेट की 50 यूनिट्स पर हमें वी मैक्स मिल रहा है,
तो 20 यूनिट पे ही हमें Vmax/2 मिल गया, कोई ज़रूरी नहीं 25 पे मिलेगा, हो सकता है 10 यूनिट ऑफ सबस्ट्रेट पे ही, 10 मोलैरिटी पे ही हमें Vmax/2 मिल गया, ठीक है। तो सिंपली व्हाट इज Km? Km सबस्ट्रेट की ही कॉन्सेंट्रेशन को बताता है जिस पर आपको Vmax/2 अचीव हो जाए। इट इज़ अ कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड, लिख लो, माइकलिस कांस्टेंट, ठीक है, माइकलिस कांस्टेंट कहते हैं। लिख नहीं रहा क्या तुम्हारी बुक में? दिस इज कॉल्ड माइकलिस कांस्टेंट। ये एंजाइम्स की एफिशिएंसी को स्टडी करने में हेल्प करता है कि कौन सा एंजाइम कितना एफिशिएंट है। ओके, एंड दिस इज द लास्ट वन, इनहिबिटर्स। एक चौथा फैक्टर जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट, एक टेम्परेचर हो गया, एक पीएच हो गया, एक सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हो गया। जो चौथा फैक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। मान लो एक सेल में आराम से रिएक्शन चल रही है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है और हमने एक ऐसा मॉलिक्यूल डाल दिया जो सबस्ट्रेट की ही शेप का है, तो हुआ क्या कि जिस जिन एंजाइम से अब तक आराम से बिना रोक टोक के सबस्ट्रेट जुड़ रहे थे उनसे जाकर वो इनहिबिटर जुड़ गया। डिपेंड करेगा कि कितने इनहिबिटर्स डाले हैं आपने। मान लो मैं कह रही हूँ 10 एंजाइम्स पड़े हैं और तुमने 10 इनहिबिटर्स, 10 या 20 इनहिबिटर्स डाल दिए, सबस्ट्रेट बेचारे 5-6 ही हैं, तो इनहिबिटर्स जल्दी जुड़ जाएंगे, सबस्ट्रेट जुड़ नहीं पाएगा और रिएक्शन की स्पीड बढ़ने से रुक जाएगी, है ना। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जिनकी शेप सबस्ट्रेट की जैसी हो बिल्कुल और जो जाके एंजाइम को इनहिबिट कर दें, उन्हीं क्या कहोगे आप? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। जैसे कोई क्लास में हमारे जैसा सेम जो हमारा आईक्यू लेवल है, जो हमारा पढ़ने का पोटेंशियल है, उसके जैसे कोई स्टूडेंट आ जाए और फिर उसके और हमारे बीच में कंपटीशन शुरू हो जाए। अभी तक सिर्फ हमारे ही मार्क्स आ रहे थे, अब उसके भी आने लग जाए, ठीक है। तो कंपटीशन तो अपने लेवल वालों के साथ ही होता है ना, ऐसा तो नहीं नीट का बच्चा जेई वाले बच्चे के साथ कॉम्पिटिशन करेगा। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब जब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का शेप सेम हो। एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी होता है, तुम्हारे कोर्स में नहीं है, उसमें शेप अलग होता है, लेकिन वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है कि एंजाइम्स पे ना एक और साइट भी होती है बच्चों, कुछ और साइट्स, पॉकेट्स भी होती हैं, वहाँ जाके जुड़ जाता है वो इनहिबिटर और वहाँ जुड़ के इस वाले जो एंजाइम की मेन शेप है ना, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर देता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाता। मतलब ये वो बच्चा है, ये वो इनहिबिटर है हमारा जो खुद तो नहीं पढ़ रहा बट वो ऐसे काम कर रहा है, हमें भी वो काम करवा रहा है जिससे हम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं ना। कभी मूवी दिखाने ले गया, कभी कहीं जो भटकाने वाले तत्व होते हैं वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, वो इनहिबिट कर देते हैं आपको, लेकिन आपसे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है उनका, उनको वैसे भी कुछ नहीं आता जाता, लेकिन वो इतना भटका रहे हैं आपको कि आप भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो कहलाएंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। तो व्हाट इज इनहिबिटर? कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल जो सेल में एंजाइम को पर एंजाइम के काम करने को रोक दे, ठीक है, क्लियर। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में एक एग्जांपल दिया है बच्चों जो 2-3 बार नीट में आ चुका है कि तुम्हें ध्यान है जब तुम क्रैब साइकिल पढ़ते हो, रेस्पिरेशन में पहुंच जाओ प्लांट्स में, जब तुम क्रैब साइकिल पढ़ते हो तो वहाँ पे एक एंजाइम आता है SDH, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज। क्रैब साइकिल में एक इकलौता एंजाइम जो मैट्रिक्स में ना होकर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर होता है। पता नहीं कितने बच्चों को याद है, अच्छे से क्रैब साइकिल में पढ़ाया था मैंने कि क्रैब साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कोई कैल्विन तो नहीं इमेजिन कर रहा, कैल्विन फोटोसिंथेसिस का है, क्रैब रेस्पिरेशन का है, ठीक है। तो क्रैब साइकिल जो है वो मैट्रिक्स में होता है, तो उसके एंजाइम भी मैट्रिक्स में होंगे, बट ये इकलौता एंजाइम है जो मैट्रिक्स में नहीं बल्कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे है, ठीक है, क्योंकि ये ETS में भी हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है ना बच्चों, इसका एक इनहिबिटर है मेलोनेट, इसका एक इनहिबिटर है मेलोनेट। तो अगर सेल में मेलोनेट पहुंच गया या हमने डाल दिया तो वो इस एंजाइम को काम नहीं करने देगा, क्रैब साइकिल रुक जाएगा, क्रैब साइकिल रुक गया तो ETS रुक जाएगा, ATP बनना रुक जाएगा, रेस्पिरेटरी डेथ, है ना। तो और बट ऑब्वियस मेलोनेट किसके शेप का होगा? मेलोनेट एक इनहिबिटर है, तो मेलोनेट सबस्ट्रेट की जैसी शेप रखेगा ना। इसका सबस्ट्रेट कौन है? सक्सीनेट। तीनों अलग अलग है, मिक्स मत करना। सक्सीनेट सबस्ट्रेट है, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है और मेलोनेट इसका इनहिबिटर है, ठीक है। तो इन दोनों की शेप एक जैसी होगी, ना कि इन दोनों की कर दो तुम, ठीक है। एंजाइम में तो पॉकेट है, उस पॉकेट में फिट होने के लिए दोनों की शेप एक जैसी है। अगर सक्सीनेट अकेला है तो वो जुड़ता जाएगा, रिएक्शन होती जाएगी। अगर मेलोनेट आ गया तो वो सक्सीनेट को हटाकर खुद जुड़ जाएगा, बट ऑब्वियस इट डिपेंड ऑन इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, जो ज़्यादा है वो जल्दी काम करेगा, ठीक है, क्लियर। और इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं उनको मेडिकल साइंस में डेवलप किया गया है। मान लो जो बैक्टीरिया है, कोई ऐसा बैक्टीरिया जो हमें हार्म पहुंचाता है ना, तो हम उसको मारने के लिए एंटीबायोटिक्स तो यूज़ करते ही हैं, है ना। तो एंटीबायोटिक्स भी कई तरह से काम करती हैं। हो सकता है कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे काम करती हों कि वो बैक्टीरियल एंजाइम्स की इनहिबिटर हो। अब बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, तो ये सक्सीनेट, मेलोनेट, ये वाले एंजाइम्स होते हैं कि नहीं होते हैं पता नहीं, बट जो भी बैक्टीरियल एंजाइम्स हैं उनको रोकने के लिए
अगर हम इनहिबिटर्स डेवलप कर लें और उन्हें एज अ दवाई पेशेंट को दे दें तो बैक्टीरियल सेल्स काम ही नहीं करेंगी, दे विल डाई। ठीक है, सो दे आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को? अब देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। इनहिबिशन ऑफ सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज, दैट इज एसडीएच एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट विच इज अ इनहिबिटर इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ। कितना आसान क्वेश्चन आया है, ये कौन से टाइप का इनहिबिशन है? सो इट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, देन अरे यार ये छोड़ेंगे नहीं है ना, ये मतलब बोल रहे हैं कि नहीं मैम पहले आप पूरा बताओ फिर ही क्वेश्चन करना। अब एकदम लास्ट वाले टॉपिक में से क्वेश्चन आ गया, चलो खत्म करते हैं। देन फिर आपको एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन दिया। एंजाइम्स का भी एक बहुत अच्छा खासा प्रॉपर क्लासिफिकेशन है बच्चों। यहाँ पर दे रखा है कि एंजाइम्स को 6 क्लासेस, डेटा याद रखना 6 क्लासेस, एंड उन 6 क्लासेस को 4 to 13 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और फिर इनके अकॉर्डिंग एक 4 डिजिट नंबर से नाम भी दिया गया है। एक कोड वर्ड होता है हर एंजाइम का जिसमें 4 डिजिट्स होती हैं, जिसमें से पहली डिजिट क्लास को, दूसरी डिजिट सब क्लास को और फिर तीसरी चौथी पता नहीं किसको बताती है। बट हाँ, एंजाइम्स का नाम जो कोड होता है वो 4 डिजिट नंबर होता है। ठीक है, क्लियर? 6 तरह के एंजाइम्स कौन से हैं? 6 क्लासेस बोल रहे हैं ना, ये 6 क्लासेस कौन सी हैं? सबसे पहली क्लास रिडॉक्स एंजाइम्स की, ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरी क्लास ट्रांसफेरेज एंजाइम की, ये फिक्स है, इसी सीक्वेंस में होता है। थर्ड क्लास में रखे गए हैं सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। देन लाइसिस करने वाले एंजाइम, हाइड्रोलाइसिस जिन्हें वाटर रिक्वायर्ड है, लाइसिस जो सिंपली लाइसिस करेंगे। ठीक है, देन आइसोमेरिज्म करवाने वाले एंजाइम, और लास्ट में जोड़ने वाले, सबसे जोड़ने वालों को सबसे लास्ट में रख दिया है लाइगेज। ठीक है, तो सीक्वेंस में याद रखना OTH-LIL। ठीक है, OTH-LIL, कुछ शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म वगैरह बन रही हो तो बना लेना। डन, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, एक एक दो लाइन दे रखी है, इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। चलो आखिर में मैं तुम्हें मिलवाती हूँ एंजाइम्स के दोस्तों से। एंजाइम्स के कुछ दोस्त भी होते हैं जिनको कहते हैं कोफैक्टर्स, साथी। ठीक है, कलीग्स उनके। तो ये जो कोफैक्टर्स हैं एंजाइम्स के, ये 3 तरह के होते हैं बच्चों। मैंने बहुत अच्छे से तुमको चार्ट वगैरह बना के पढ़ा रखा है। ये पहली बात तो सुनो कि कोफैक्टर कभी भी कोई प्रोटीन नहीं होगा। कोफैक्टर जो उनके दोस्त हैं वो प्रोटीन नेचर का नहीं होगा। एंजाइम खुद प्रोटीन होता है तो कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन ग्रुप होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है हर एंजाइम को कोफैक्टर चाहिए। कुछ एंजाइम्स बिना दोस्तों के भी काम करते हैं, बट कुछ एंजाइम बोलते हैं जब तक हमें हमारा दोस्त नहीं मिलेगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा एंजाइम है जो दोस्त की शर्त लगाए बैठा है तो उस एंजाइम को आप कहते हो एपो एंजाइम। ठीक है, जब ये अपने कोफैक्टर से जुड़ जाता है तो दोनों जुड़कर जो यूनिट बनती है उसको कहते हैं होलो एंजाइम। सिंपल, होल, अब वो कंप्लीट हो गया। बट ऑब्वियस एपो एंजाइम हमेशा एक प्रोटीन ही होगा, मतलब राइबोजाइम को एक बार भूल जाओ तो एपो एंजाइम एक प्रोटीनेशियस पार्ट है। कोफैक्टर कभी भी प्रोटीन नहीं होगा, सो इट इज अ नॉन प्रोटीन ग्रुप। ठीक है, और होलो एंजाइम में दोनों जुड़े हुए हैं। अब ये एक्टिवेटेड फॉर्म है, दिस इज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम। अब एंजाइम से तुम कितना भी काम करा लो, दिस इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। ठीक है, अब ये जो कोफैक्टर हैं, ये कोफैक्टर होते हैं 3 तरह के। ये दोस्त हैं 3 तरह के दोस्त हैं। एक है पक्का दोस्त, प्रोस्थेटिक ग्रुप, P फॉर पक्का, P फॉर प्रोस्थेटिक ग्रुप। एक है कच्चा दोस्त, C फॉर कच्चा, C फॉर को एंजाइम। ये थोड़ा कंफ्यूज करता है क्योंकि कोफैक्टर और को एंजाइम बहुत मिलते जुलते से वर्ड्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर। फैक्टर सबसे ऊपर डालना है, फिर को एंजाइम। और तीसरे होते हैं बच्चों मेटल आयंस। मैं कह रही हूँ कि कोफैक्टर नॉन प्रोटीन हो रहा है, मैं ये तो नहीं कह रही कि कोफैक्टर ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। नॉन प्रोटीन है बट ऑर्गेनिक तो हो सकता है, कुछ और हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, शुगर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनिक तो हो सकता है ना। तो कोफैक्टर में ये जो पक्का दोस्त और कच्चा दोस्त है ना, ये दोनों तो हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई ना कोई ऑर्गेनिक नेचर का कंपाउंड होता है। ये मेटल आयन नाम से ही पता चल रहा है इनऑर्गेनिक है। पक्का दोस्त क्यों कह रहे हैं इसको हम? क्योंकि जब ये जुड़ता है तो परमानेंटली जुड़ता है। एक बार एंजाइम से जुड़ गया, अब एंजाइम का साथ ही नहीं छोड़ता, एंजाइम से हमेशा जुड़ा रहता है और वो एंजाइम अपने काम करता रहता है। इसको कच्चा दोस्त क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ट्रांजिएंटली जुड़ता है। ट्रांजिएंटली यानी जब एंजाइम को ज़रूरत है आके जुड़ जाता है, जब काम हो गया तो अलग हो जाता है, फिर आके जुड़ जाता है, फिर अलग हो जाता है। तो सिंपली कच्चा दोस्त तो है, बट हम जरूरी नहीं है हमेशा ही परमानेंटली साथ रहे। और मेटल आयंस इनऑर्गेनिक है और ये भी ट्रांजिएंटली ही जुड़ते हैं, जब ज़रूरत होती है तब जुड़ते हैं, हमेशा नहीं जुड़ते। ठीक है, समझ में आ गया? तीनों के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं तुम्हारे कोर्स में, यू हैव टू रिमेंबर। प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल है हीम, ये रहा। प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल है हीम। जैसे हीमोग्लोबिन में तुम हीम नहीं पढ़ते,
तो वो जो हीम है, जब हीमोग्लोबिन टूटता है, हीम अलग होता है, तो हीम का काम सिर्फ हीमोग्लोबिन बनाना नहीं है, हीम हमारी बॉडी में और भी कई काम करता है, जिसमें से हीम का एक काम है इन दोनों एंजाइम्स को एक्टिवेट करना। कहीं पढ़ाए थे क्या दोनों एंजाइम? पिछले वाले चैप्टर में, याद हो तुम्हें तो पेरोक्सिसोम्स पढ़ा था हमने लास्ट में माइक्रो बॉडीज़ में। पेरोक्सिसोम्स जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं उसमें दोनों एंजाइम होते हैं, और ये दोनों एंजाइम तब काम करेंगे जब हीम इनसे जुड़ेगा, वरना ये काम ही नहीं करेंगे। क्या काम है इन दोनों एंजाइम्स का? जो H2O2 हमारी बॉडी में बनता है, उस H2O2 को H2O+O2 में बदलना, वाटर एंड ऑक्सीजन में बदलना। ठीक है, जरूरी नहीं है H2O2, पहले जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट है उसको H2O2 में बदलते हैं, फिर H2O2 को वाटर एंड ऑक्सीजन में बदलते हैं। ठीक है, को एंजाइम का एग्जाम्पल क्या याद रखोगे तुम बच्चों? को एंजाइम NAD एंड NADP। को एंजाइम में आता है NAD, NADP पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में। ये NAD और NADP एक तरह के को एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम से जुड़कर उनको एक्टिव कर देते हैं, फिर जब जरूरत नहीं होती हट जाते हैं। तो NAD और NADP तो नाम से पता चल रहा है, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, एक लाइन और दी है कि ये दोनों तो एंजाइम के दोस्त हैं, और इनका दोस्त कौन है पता है? इनको भी अपने स्ट्रक्चर में एक चीज़ चाहिए, दैट इज़ विटामिन नियासिन। इसलिए कहते हैं विटामिन आर वेरी एसेंशियल फॉर अस। अगर आपको आपकी डाइट में या जिस भी तरह से विटामिन मिलते हैं नहीं मिलेंगे, तो वो विटामिन आर वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ मेनी को एंजाइम। नॉट ओनली दिस, कई सारे को एंजाइम्स में विटामिन चाहिए होते हैं। अगर वो विटामिन नहीं है हमारी बॉडी में, तो को एंजाइम नहीं बनेगा। को एंजाइम नहीं बनेगा तो एंजाइम को एक्टिव नहीं करेगा, एंजाइम को एक्टिव नहीं करेगा तो मेटाबॉलिज्म कैसे होगा? ठीक है, डन। क्या ये किसके को एंजाइम है ये नहीं दिया, जैसे यहाँ तो दिया था कि हीम इनका दोस्त है, ये किसके दोस्त हैं वो नहीं दिया, क्योंकि ये बहुत सारे एंजाइम्स के दोस्त होते हैं। ठीक है, क्लियर। और तीसरा जो है दैट इज मेटल आयंस। मेटल आयंस में मेटल आयन में एक लाइन लिखी है बच्चों कि ये कैसे जुड़ते हैं। ये एंजाइम्स की एक्टिव साइट के साइड चेन्स पर जुड़ते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के थ्रू। तो आजकल एनसीईआरटी में से कहीं से भी उठा के क्वेश्चन आ जाता है, सो आपको पता होना चाहिए। एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, पॉकेट है, उस पर कुछ साइड चेन्स होती हैं, उन साइड चेन्स के साथ आके ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, एंड एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सबस्ट्रेट। अगर ये जस्ट स्कीमेटिक डायग्राम बना रही हूँ कि अगर ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, तो ये जो को फैक्टर आएगा ना मेटल आयन, ये मेटल आयन इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, मेटल आयन में एक एग्जाम्पल लिखा है जिंक, Zn+2। ये किसका एक्टिवेटर है? इसका। डाइजेस्टिव सिस्टम हट गया, वरना पेनक्रियाटिक जूस में आता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो चांसेस कम है पूछने के। 2-3 एग्जाम्पल और, एक एग्जाम्पल और लिख लो तुम, मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन बच्चों रुबिस्को के लिए भी चाहिए, जो रेस्पिरेशन में हेक्सोकाइनेज आता है उसके लिए भी चाहिए, और भी बहुत सारी जगह चाहिए। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहे, बट मैग्नीशियम, हाँ वो पायरूवेट, वो लिंक रिएक्शन नहीं आती तुम्हारी रेस्पिरेशन में, वहाँ पर भी चाहिए। बहुत सारी जगह मैग्नीशियम इज़ अ को फैक्टर, दोस्त है। को एंजाइम मत बोलना, तीनों को मिलाकर को फैक्टर कहते हैं। को एंजाइम उसकी कैटेगरी है, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ ऑल को एंजाइम्स आर, हाँ ऑल को एंजाइम्स आर को फैक्टर, बट ऑल को फैक्टर्स आर नॉट को एंजाइम्स। ठीक है, डन। और ये दोस्त इतने ज़रूरी हैं तीनों दोस्त कि अगर को फैक्टर्स को रिमूव कर दिया जाए तो एंजाइम विल लॉस्ट इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी। जिस एंजाइम को दोस्त चाहिए वो बिना उसके काम ही नहीं करेगा, एसेंशियल है, मोस्ट क्रूशियल है इनकी प्रेजेंस। डन, यहाँ पर आपका हो गया ये टॉपिक ख़त्म, चैप्टर भी ख़त्म। अब हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लेते हैं। द को फैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लो 2024 में यही क्वेश्चन आ गया, इसका को फैक्टर है जिंक। ठीक है, रिगार्डिंग ये क्या है 2024 का ही दोबारा देखो, 2024 में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं लगातार इस टॉपिक से, है ना, एंजाइम वाले टॉपिक से, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि एंजाइम वाला टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम सेलेक्ट द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेप। अच्छा, आपको सिंपली स्टेप्स बताने हैं बच्चों, तो देखो बना लो, सीरीज बना लो। सबस्ट्रेट और एंजाइम कॉम्प्लेक्स तो बाद में बनेगा, पहले आप वो तो दो। ये रहा सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट, सबसे पहले सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे जाके जुड़ जाएगा। जैसे ही वो जुड़ेगा तो क्या होगा, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा। जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेगा, अब एंजाइम उसको इंड्यूस करेगा कि तुम रिएक्शन करो, यानी हो सकता है केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट ब्रोकन, हो सकता है जुड़ जाएं, या हो सकता है बॉन्ड टूट जाएं। ठीक है, जैसे ये होगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट बनते रिलीज भी हो जाएगा प्रोडक्ट,
एंड फाइनली फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट। तो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए EAD। EAD कहाँ है, ये रहा EADCB, कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसे EA वाला एक ही ऑप्शन है, सो ऑप्शन 1, ठीक है, EADCB, EADCB, हाँ सही है, ठीक है। नेक्स्ट मेलोनेट, मेलोनेट की स्पेलिंग सही कर लेना, MA है ये। मेलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ। मेलोनेट इनमें से किस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, अभी अभी पढ़ा था हमने SDH, है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है कि SDH एंजाइम बैक्टीरिया में भी होता है ना। अब एग्जामिनर ने गलत समझ के क्वेश्चन डाला है SDH बैक्टीरिया में होता है, वट एवर इट इज, बट ठीक है, एक रेस्पिरेटरी एंजाइम है, मेलोनेट इसको इनहिबिट करता है, हमें तो बस इससे मतलब है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है, ठीक है भाई, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। क्या हुआ इस स्लाइड में, लो टेम्परेचर, क्या बोल रहा है, लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्परेरीली इनएक्टिव स्टेट, वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट। बिल्कुल सही है बच्चों। क्यों लो टेम्परेचर पर एंजाइम काम नहीं कर पाते, क्योंकि लो टेम्परेचर पर एंजाइम फ्रीज हो जाते हैं, एक इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, और हाई टेम्परेचर पे तो एंजाइम्स का स्ट्रक्चर ही डीनेचर हो जाता है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन के बने हैं, डीनेचर होना यानी बॉन्ड्स का टूटना, तो बॉन्ड्स टूटने लगते हैं एंड एंजाइम काम नहीं करता, उसी को डीनेचुरेशन कहते हैं। एक स्टेज तक डीनेचुरेशन इज रिवर्सिबल, जैसे आप वापस टेम्परेचर नॉर्मल करोगे, बॉन्डिंग वापस बन जाएगी, प्रोटीन्स नॉर्मल हो जाएंगे, एंजाइम फंक्शनल हो जाएंगे। बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर हाई टेम्परेचर रहा तो परमानेंट डैमेज भी हो सकता है, तो दिस इज करेक्ट। When the inhibitor closely resemble the substrate, सेम हमारे जैसा कॉम्पिटिटर आया है क्लास में, in its molecular structure and inhibit the activity of enzyme, then it is known as competitive inhibitor। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही statements are true, option 3। नेक्स्ट 2020 में क्वेश्चन आया है, मैच द फॉलोइंग इनहिबिटर्स ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी मेलोनेट, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड किस में मिलता है हमको, प्रोटीन में, इनमें से प्रोटीन कौन है, कोलेजन। सेल वॉल इन फंजाई मेड अप ऑफ काइटिन, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट है एक टॉक्सिन, रिसिन, पढ़ा था एबरिन रिसिन। तो ए का सेकंड है, बी का फोर्थ है, ए सेकंड, पी है जो भी लिख दिया इन्होंने, ए सेकंड बी फोर्थ, ये रहा ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखते हैं भाई। को एंजाइम, जैसे ही को एंजाइम लिखा आए याद कर लेना कि को फैक्टर्स है या को एंजाइम है, सबको मिला के फैक्टर्स कहते हैं। फ्रेंड्स, फैक्टर, एफ फॉर फ्रेंड, एफ फॉर फैक्टर, तो सारे दोस्त हैं, यानी फैक्टर सबसे ऊपर वाली कैटेगरी है, मेन कैटेगरी, ठीक। को एंजाइम उनमें से एक है, ठीक है। सो को एंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। गलत, प्रोस्थेटिक ग्रुप ये नहीं होता कभी भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं अलग से। अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम, ये भी गलत। कह रहा है कि जब एक कंप्लीटली कैटालिटिक एंजाइम है, एक्टिव एंजाइम है जो प्रोस्थेटिक ग्रुप से जुड़ चुका है, तब आप उसे एपो एंजाइम कहते हो, नहीं, तब आप उसे होलो एंजाइम कहते हो। एपो तो वो अकेला था तब कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर दोनों ही फॉल्स हैं, बोथ आर फॉल्स, ऑप्शन 4, ठीक। नेक्स्ट, प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफर फ्रॉम कोएंजाइम इन, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में क्या फ़र्क था, मैंने बताया था, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, लेकिन ये पक्का दोस्त है, ये कच्चा दोस्त है, ये परमानेंटली जुड़ता है, ये ट्रांजिएंटली जुड़ता है। तो देखते हैं, दे रिक्वायर मेटल आयंस, नहीं। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम, हाँ, टाइटली और परमानेंट दोनों सही है, ठीक है। और देखते हैं, देयर एसोसिएशन विद एपो एंजाइम इज ट्रांजिएंट। देयर किसके लिए कह रहे हैं, क्लियर नहीं है, यहाँ पे क्लियर किया है। They can serve as cofactors in a number of enzyme catalyzed reaction. Yes, but ये कोई डिफरेंस नहीं हुआ। Yes, ये दोनों कोफैक्टर्स की तरह काम करते हैं, बट ये कोई डिफरेंस नहीं हुआ, हमें डिफरेंस बताना है। सो डिफरेंस ये वाला ठीक है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप परमानेंटली एंड टाइटली बाउंड होता है, जबकि को एंजाइम ट्रांजिएंटली एंड लूजली बाउंड होता है, जल्दी दोस्ती टूट जाती है, यहाँ पे परमानेंटली बनी रहती है, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, अभी बताया मैंने तुम्हें, देखो होलो कब बनेगा, जब एपो एंजाइम के साथ को एंजाइम जुड़ेगा। को एंजाइम भी हो सकता है, को फैक्टर भी हो सकता है, गलत तो नहीं है, बट एक बार क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये तो गलत है।
होलो एंजाइम में ये कह रहा है को एंजाइम और को फैक्टर को जोड़ दो, को एंजाइम खुद ही एक को फैक्टर है, तो गलत है। एपोक में होलो गलत, तो फिर यही वाला सही है, दैट इज ऑप्शन 1। ठीक है, यहाँ पे को एंजाइम भी लिख सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी लिख सकते हैं, मेटल आयन भी लिख सकते हैं, या को फैक्टर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम इज, ठीक है, थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज, अच्छा हाँ नहीं सही है, सॉरी मेरे दिमाग में को फैक्टर बैठा हुआ था। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है, अभी अभी पढ़ा था हमने राइबोजाइम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, 2 रिएक्शन दे दी ए और बी, जिसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए वो विदाउट एंजाइम, जिसमें कम एनर्जी में काम हो गया वो विद एंजाइम, ए विद एंजाइम है। ठीक है, और ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, एनर्जी लॉस हुआ है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो एंडो वाले ऑप्शन तो हटा दूं मैं, अब एक्सो में देखो, एक्सोथर्मिक विद एनर्जी ए को कह रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, बिल्कुल ठीक है, यहाँ उल्टा लिखा हुआ होगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहाँ कम एनर्जी चाहिए वो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम है, जहाँ ज़्यादा एनर्जी चाहिए वो इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम है। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, 2015 का क्वेश्चन है, फिर से इनहिबिटर पे क्वेश्चन है, देखो द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये कह रहा है कि अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो वो एंजाइम और सबस्ट्रेट के ब्रेकडाउन की रेट को अफेक्ट नहीं करता। क्वेश्चन मार्क रख दो, इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाकर पूछा है, अभी हम इसको बाद में देखेंगे। द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीजेज द Km ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। ओ अच्छा, यहाँ पे तो तुम्हें थोड़ी सी मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी पड़ेगी बच्चों, तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कुछ डिटेल में जाकर चीज़ें बताई हुई है कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव के बारे में। देखो समझना, इसमें आपको ये बोला है, अगर आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा दिमाग में लेके सोचो, तो आपने Km के बारे में मैंने आपको क्या बताया, Km सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन है जिस पर Vmax/2 मिल जाता है हमको। ठीक है, Km सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन है, सपोज करो कि 5 मोलैरिटी, जो भी वट एवर द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, 5 यूनिट्स पर हमें Vmax/2 मिल रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब अगर मैंने इस रिएक्शन में इनहिबिटर्स डाल दिए, तो अब इनहिबिटर्स भी एंजाइम के साथ, मतलब सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करेंगे, तो क्या अब ये पॉसिबल है कि मुझे उसी 5 पर Vmax/2 मिल जाए? बिल्कुल नहीं। अब अगर मुझको Vmax/2 अचीव करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटर बैठा है, इनहिबिटर्स बैठे हैं, तो मुझे सबस्ट्रेट को ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब जो Vmax/2 मुझे 5 पर मिल रहा था, अब वो Vmax/2 मुझे हो सकता है 7, 8, 10, 15 पता नहीं कितने पर मिले। जब मैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को 15 कर दूं मान लो, तब जाके मुझे Vmax/2 मिल रहा है, क्योंकि अब इनहिबिटर भी जुड़ने के लिए बैठा है ना, तो मुझको इतना सबस्ट्रेट ऐड करना पड़ेगा जो इनहिबिटर्स को कॉम्पीट कर सके। यस और नो? तो अगर इनहिबिटर्स प्रेजेंट हैं तो Km की वैल्यू कम हुई या बढ़ गई? Km की वैल्यू आपको क्या बता रही है? वो वैल्यू जिस पर आपको Vmax/2 मिल जाए। तो अगर आपने इनहिबिटर्स ऐड किए हैं, तो इनहिबिटर्स के ऐड करने पर Km की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। ये कह रहा है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की प्रेजेंस में Km की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। मतलब ये कह रहा है कि अगर पहले आपको 5 यूनिट्स पे Vmax/2 मिल रहा था, तो अब 2 यूनिट पे ही Vmax/2 मिल जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? कम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे तो इनहिबिटर के बिना ही नहीं मिल रहा था Vmax/2, तो इनहिबिटर की प्रेजेंस में तो कहाँ से ही मिलेगा? उसके लिए हमको Km बढ़ाना पड़ेगा, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। तो हमेशा ध्यान रखो, इफ़ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन इन योर NCERT। बाई चांस इस तरह का क्वेश्चन पूछ लें तो आप ध्यान रखना कि इनहिबिटर्स क्या करते हैं? इनहिबिटर्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ Km। इनहिबिटर्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ Km। इनहिबिटर्स की प्रेजेंस में Km की वैल्यू बढ़ जाती है, कभी भी घटती नहीं है बच्चों। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, हमें समझ में आ गया। बाकी के स्टेटमेंट भी देख लेते हैं हम। अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिएक्ट रिवर्सिबली विद द एंजाइम टू फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब ये होता है कि अगर ये एंजाइम है,
और ये है सबस्ट्रेट और इसी शेप का है इनिबिटर। तो अगर इनिबिटर यहाँ जुड़ भी गया ना बच्चों, तो इनिबिटर हटता रहेगा जुड़ता रहेगा, सबस्ट्रेट भी हटता रहेगा जुड़ता रहेगा। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी तो एंजाइम फ्री भी तो होगा। तो ये सब रिवर्सिबल है, इसलिए हम इसको कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कह रहे हैं। किसी ने भी किसी को परमानेंटली डैमेज नहीं किया है कि इनिबिटर ने जाकर इसकी शेप डिफॉर्म कर दी या इनिबिटर ने सबस्ट्रेट को डिफॉर्म कर दिया। कोई किसी से लड़ाई नहीं कर रहा, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जिसको मौका मिला वो जाके जुड़ जाएगा, जैसे ही एंजाइम फ्री हुआ फिर जिसको मौका मिला वो जाके जुड़ जाएगा। तो सिंपली कॉम्पिटिटिव इनिबिशन चल रहा है इनके बीच में। तो ये कह रहा है कि ये रिवर्सिबली रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल, इसीलिए कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स की रिएक्शन को रिवर्सिबल मानते हैं। ठीक है। इन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन द इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज्ड बाय द एंजाइम। क्या एंजाइम इनहिबिटर को किसी भी तरह से कोई केमिकली चेंज कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। ना एंजाइम इनहिबिटर को चेंज कर रहा है, ऐसा होना चाहिए था कि एंजाइम इनहिबिटर को, मतलब इनहिबिटर एंजाइम को चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि एंजाइम तो इनहिबिटर को चेंज करता ही नहीं है बच्चों। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है उसमें इनहिबिटर जाके जुड़ जाता है और एंजाइम को केमिकली चेंज कर देता है। ठीक है। तो मतलब जो भी इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक या जो भी है, बट ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि भाई कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर भी एंजाइम को डैमेज नहीं करता और एंजाइम भी इनहिबिटर को केमिकली डैमेज नहीं करता। ठीक है। तो ये दोनों सही है, ये गलत है, ये और देख लेते हैं। द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या, एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पर अगर मान लो एंजाइम से सबस्ट्रेट जुड़ गया तो क्या ये इनहिबिटर एंजाइम और सबस्ट्रेट को तोड़ेगा कि नहीं, तुम हटो अब मैं जुड़ूंगा? ऐसा नहीं करेगा। इनहिबिटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए और सबस्ट्रेट से पहले जाके जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार सबस्ट्रेट जुड़ गया फिर तो वो प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है। तो कभी भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम सबस्ट्रेट के ब्रेकडाउन को अफेक्ट नहीं करता, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, कभी कभार आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखो 2015 वही साल है ना, 14-15 में इस तरह के क्वेश्चंस हम हर चैप्टर में देख रहे हैं, कॉमनली पूछे गए थे। सो हमें क्या निकालना था? हमें इनकरेक्ट निकालना था, एंड यस वी गॉट द आंसर ऑप्शन 2। ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने में, बट अगेन मैं कहूँगी अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, वहाँ जाके तुम देख लो अगर तुम्हें नहीं पता तो। ठीक है। जिससे कि अगर कोई भी इस तरह का लॉजिकल क्वेश्चन आए तो तुम्हारा गलत ना हो। ठीक, डन। आगे बढ़ें। 2014 का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। नॉट करेक्ट बताना है आपको। ठीक है। सबस्ट्रेट बाइंड्स विद एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट, बिल्कुल ठीक है। सबस्ट्रेट कहाँ जाके जुड़ता है एंजाइम से? उसकी पॉकेट में, यानी उसकी एक्टिव साइट पर। एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सीनेट, सक्सीनेट सबस्ट्रेट है, कह रहे हैं अगर खूब सारा सक्सीनेट ऐड कर दोगे तो इट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ एसडीएच बाय मेलोनेट। गलत स्टेटमेंट। यस इट विल रिवर्स द इफेक्ट। यही तो मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और सबस्ट्रेट में कॉम्पिटिशन हो रहा है तो जो ज़्यादा पढ़ेगा उसी के नंबर आ जाएंगे। कोई किसी ने किसी को परमानेंटली डैमेज नहीं किया। अगर आप चाहते हो मेलोनेट का इफेक्ट खत्म हो जाए, जो कि एक इनहिबिटर है, और सबस्ट्रेट इस एंजाइम से जाकर जुड़ जाए तो आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, आप ज़्यादा मेहनत कर लो, आपके मार्क्स अपने आप ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है। यही कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की खूबी है। क्लियर? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की खासियत है। ये सही, ये गलत है। देन अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स द एंजाइम एट अ साइट, एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ता बल्कि दूसरी जगह, एट अ साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट विच बाइंड्स द सबस्ट्रेट। बिल्कुल ठीक बात है। वो साइट जिस पर सबस्ट्रेट जुड़ता है एक्टिव साइट से दूसरी जगह पर जाकर जुड़ेगा। ठीक है। एंड मेलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एसडीएच, ये भी ठीक है। यानी इनकरेक्ट हमें ढूंढना था, दैट इज ऑप्शन 2। ठीक है, डन। ट्रांजिशन स्टेट, अभी हमने देखा ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज। जो ट्रांजिशन स्टेट आती है ना बच्चों, वो कभी भी परमानेंट स्टेट नहीं होती। सबसे पहली बात तो वो हमेशा एक ट्रांजिएंट स्टेट होती है, कुछ समय के लिए बनती है, एंड बट ऑब्वियस उसे प्रोडक्ट में बदलना है तो वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। सो डू रिमेंबर ट्रांजिशन स्टेट इज अ ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल स्टेट, दे भी रखा है एनसीईआरटी में। द एसेंशियल केमिकल कॉम्पोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, जो कोएंजाइम्स है ना, को फैक्टर में दूसरे वाले दोस्त कोएंजाइम, उन कोएंजाइम के खुद के केमिकल स्ट्रक्चर में कौन होता है? तो अभी हमने देखा था विटामिन नियासिन था, तो विटामिन्स आर द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कोएंजाइम।
विटामिन को कोएंजाइम मत कर देना। देखो तुम, कोएंजाइम है NAD और NADP, उन NAD और NADP के स्ट्रक्चर में विटामिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डन। विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज रॉन्ग, रॉन्ग बताना है अगेन आपको, 2013 का क्वेश्चन है। एंजाइम्स आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, यस। एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन बट सम आर लिपिड्स ऑल्सो, गलत, लिपिड्स कभी नहीं होते एंजाइम, स्टेरॉइड नहीं होते एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, यस, लॉक एंड की मैकेनिज्म। एंजाइम रिक्वायर ऑप्टिमम pH टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी, यस। तो इनकरेक्ट मिल गया हमें ऑप्शन 2। ये देखो, ये वही क्वेश्चन अभी हमने देखा था, pH के लिए भी है ये और ये टेम्परेचर के लिए भी है ग्राफ। तो हम देखते हैं क्या सही है। x और y क्या बताते हैं ये बताना है हमको। x एक्सिस, गड़बड़ मत कर देना जल्दीबाजी में ना, ये x है ये y है, तो y एक्सिस पे तो हमको पता है एंजाइम एक्टिविटी होता है, सो ये 2 ऑप्शन ले लेते हैं, है ना। x एक्सिस पर ये हटा दो, बचे ये टेम्परेचर और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ ऐसे होगा क्या, नहीं, तो ये भी हटा दो, तो बचा ऑप्शन 2, ठीक है। अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया x y, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बायो का ग्राफ भी तुम पढ़ते हो तो देखा करो x एक्सिस पे क्या है और y पर क्या है, फिर उस ग्राफ को समझा करो। ये नहीं कि बस हाँ ऊपर ऊपर से देख लिया और शेप रट ली, ऐसे नहीं चलेगा काम। 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड 1 इज रॉन्ग, तो हमें रॉन्ग 1 बताना है, ठीक है। एंजाइम रिक्वायर ऑप्टिमम pH फॉर मैक्सिमल एक्टिविटी। Enzymes are denatured at high temperature, but in certain exceptional organism, they are effective even at temperature 80 to 90 degrees centigrade. Enzymes are highly specific. Most enzymes are proteins, but some are lipids. मिल गया wrong statement। देखो सेम क्वेश्चन 2012 में भी था, है ना, 12 में ही आया था ना, 2012 में भी था, कहाँ गया, अभी तो आया था वो क्वेश्चन, ये रहा 2013, अच्छा 2013 में भी था और 2010 में भी, इस तरह से रिपीट होते हैं कई बार क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं बच्चों हम, इसमें आपको ये वही सेम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, 2010 में आया हुआ है। क्या बताना है हमको, लेबल्ड एज ABCD, ठीक है। A क्या है, B क्या है, C और D, तो A तो भाई ट्रांजिशन स्टेट है, लो मुझे वैसे ही आंसर मिल गया, एक ही ऑप्शन में दे रखा है। घबरा, ऐसे तुम बड़े क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हो और लास्ट में करेंगे, वो लास्ट कभी आता नहीं है। हमेशा हर क्वेश्चन को एक रीड तो देना ही देना है, फर्स्ट रीडिंग में हर क्वेश्चन फटाफट नज़र के नीचे से निकालना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, जिसको पता है A ट्रांजिशन स्टेट उसका ही हो गया, B पोटेंशियल एनर्जी, यस पोटेंशियल एनर्जी यानी सबस्ट्रेट में कितनी एनर्जी है, C में ग्राफ ऊपर जा रहा है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है यानी ये विदाउट एंजाइम है, और D में कम एनर्जी में काम हो गया तो ये विद एंजाइम है, सीधा सीधा ऑप्शन 2। यहाँ पर हो गया आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर ओवर, 1 शॉट हमने पहले कर ही लिया इसका, तो होप आप लोगों को अब ये चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर होगा। सारे क्वेश्चंस हमने इसके कर लिए, PYQs, इसका 1 शॉट भी हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को ये अच्छे से एक बार खुद से भी प्रिपेयर कर लेना है, सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, रिवीजन कर लेना है दोबारा से। कोई भी कहीं पर भी अटकते हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। बट प्लीज़ ये जो इतनी सारी मेहनत तुमने भी टाइम दिया, मैंने भी टाइम दिया, जो हमने की है वो वेस्ट ना हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम खुद से भी क्वेश्चंस करो। और जब तक तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, टाइमली बीच बीच में तुम इस चैप्टर को, हर चैप्टर को जो मैं तुम्हें कराती हूँ उसे रिवाइज ज़रूर करना बच्चों, वरना जितनी जल्दी बायो समझ में आती है उतनी ही जल्दी बायो भूल भी जाते हैं। इस बात को याद रखना, चीज़ों को रिटेन रखना, रिवाइज करना और सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के लिए सब बच्चे पढ़कर आएंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, वेरी इजी चैप्टर। माइटोसिस मियोसिस को बिल्कुल कहानी की तरह बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है, नहीं तुमने पढ़ रखा है तो NCERT लाइन बाय लाइन में जाओ, चैनल पर अवेलेबल है प्लेलिस्ट, वहाँ जाके चैप्टर पढ़ना और फिर मेरे साथ नेक्स्ट सेशन अटेंड करना, ठीक है। गुड बाय।